नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। क्या बिहार में क्राइम अनकंट्रोल्ड है? क्या बिहार में क्राइम को रोकने में पुलिस नाकाम है? क्या आपका बाजार, आपका बैंक, आपकी गली, आपके मोहल्ले में अपराधी बेखौफ घूमते हैं? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले 5 दिनों में बिहार के कोने कोने से वारदात की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। खबर देखिए, फिर खबर समझिए। तारीख 18 मई 2022, जगह गया। रंगदारी नहीं देने पर पेट्रोल पंप को फूंका। तारीख 18 मई 2022, जगह राजधानी पटना। ड्राइवर को गोली मारकर कार की लूट। तारीख 17 मई 2022, जगह रोहतास। विक्रमगंज के सिविल जज महेश्वर नाथ पांडे के घर दिन दहाड़े डाका। तारीख 17 मई 2022, जगह दानापुर। अदलापुर पंचायत के मुखिया पति से 5 लाख की रंगदारी की डिमांड, बंदूक के बल पर दहशत। तारीख 16 मई 2022, जगह कटिहार। दिन दहाड़े बाइक शोरूम के कैशियर की गोली मारकर हत्या, 6 लाख रुपए की लूट। तारीख 15 मई 2022, जगह पटना। पटना के शिवालिक अपार्टमेंट में 7 फ्लैट में एक साथ डाका। तारीख 15 मई 2022, जगह पटना सिटी। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, हथियार लहराते निकले अपराधी। तारीख 14 मई, जगह पटना का परसा बाजार। दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर छिनतई। इस साल यानी 2022 के 3 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े डरा रहे हैं। हत्या की वारदातों की बात करें तो इस साल जनवरी में 180 हत्याएं हुई, जो बढ़कर फरवरी में 232 हो गई और मार्च में अपराधियों ने 267 हत्याओं को अंजाम दिया। हत्या के साथ किडनैपिंग की बात करें तो इस साल जनवरी में 767 किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए, जो फरवरी में बढ़कर 823 हो गए और मार्च तक आते आते ये आंकड़ा 1003 को छू गया। अपराध के आंकड़ों को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में अपराधी बेखौफ है और पुलिस पस्त है। पुलिस की नाकामी की वजह ही है कि रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, लोगों से छिनतई हो या बैंक में डकैती, अपराधी बेहिचक आते हैं, बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम देते हैं और तमंचा लहराते हुए आसानी से निकल पड़ते हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए इस खबर को समझते हैं। 2005 जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, उस वक्त बिहार के हालात काफी खराब थे। 2005 से पहले क्राइम बेकाबू था,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता में आते ही अपराधियों को तुरंत सजा दिलाने के लिए जनवरी 2006 में स्पेशल कोर्ट का गठन किया था। 2010 में सबसे ज्यादा 14,311 अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई गई थी। क्राइम कंट्रोल नीतीश कुमार का यूएसपी हो गया। लोग जानने लगे मुख्यमंत्री को। नीतीश कुमार का नाम सुशासन बाबू हो गया। लेकिन इधर फिर से अपराधी सिर उठाने लगे हैं, जबकि क्राइम पर नीतीश की नीति जीरो टॉलरेंस की है। अपराध के पीछे पुलिस का रवैया जिम्मेदार है। क्या पुलिस की नाकामी की वजह से अपराध बढ़े हैं? लिहाजा पुलिस को हर हाल में मुस्तैद होना ही पड़ेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बात करते हैं कुदरत के कहर और उससे निपटने की तैयारियों की। इस वक्त तपती गर्मी है और पसीना छुड़ा रही है ये गर्मी। देश के असम समेत कई हिस्सों में बाढ़ तबाही मचा रही है। बिहार में मानसून आने में 20 दिन से ज्यादा का वक्त है, लेकिन उससे ही पहले सरकार का जो अलर्ट मोड है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है। रिपोर्ट देखिए और खबर समझिए। कुदरत जब कहर बरपाती है तो हाथी भी कागज की तरह पानी में बहता हुआ नजर आता है। हाथी के बहने की ये तस्वीरें असम की हैं, जहां इस वक्त कुदरत के कहर से लाखों की आबादी प्रभावित है। बिहार में भी हर साल बाढ़ तबाही मचाती है। लिहाजा मॉनसून आने से पहले ही बिहार सरकार अलर्ट मोड में है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ और सुखाड़ की तैयारियों की जिलावार समीक्षा की और हर हाल में आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मानसून है और मानसून के कारण जो बाढ़ की स्थिति बनती है बिहार में, उसके बाढ़ से बचाव के लिए एक लंबी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। उसमें सभी पहलुओं पर विस्तार से उन्होंने मार्गदर्शन दिया और तैयारी की समीक्षा भी हुई। तैयारियों के संबंध में समीक्षा हुई। सभी जिलों में जहां जहां बाढ़ सुखाड़ की स्थिति होती है अक्सर उन जिलों में कैसे तैयारी रहेगी, उसका सामना कैसे करेंगे, तो आपदा की स्थिति में सरकार तैयार रहेगी। इसी में सारी बातचीत हुई। मॉनसून आने में अभी 20 दिन से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार मॉनसून से पहले ही एक्टिव है। हाई लेवल मीटिंग से 5 दिन पहले सीएम नीतीश सुपौल भी गए थे, जहां उन्होंने फिजिकल मॉडलिंग सेंटर और पूर्वी कोसी तटबंध पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया था। हर काम को सीएम ने बारीकी से देखा और समझा था। उससे एक दिन पहले सीएम ने पटना के संप हाउस का भी जायजा लिया था। पटना में बरसात के पहले क्या तैयारी है, इसकी पूरी जानकारी ली थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए, समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार मॉनसून से पहले एक्टिव क्यों हो गए हैं। बिहार में 38 जिले हैं और 38 में से जो 28 जिले हैं वो बाढ़ प्रभावित हैं। लाखों की आबादी हर साल प्रभावित होती है। पिछले साल की अगर बात कीजिएगा तो बिहार में बाढ़ ने 350 करोड़ रुपयों से ज्यादा का नुकसान किया था। बिहार के करीब 74% इलाके और 76% आबादी बाढ़ की जद में हमेशा रहती है। उत्तरी बिहार में रहने वाले इलाके बाढ़ के खतरे के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है नेपाल से आने वाली नदियां। 2008 में कुसहा त्रासदी को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। कुसहा त्रासदी में 500 से अधिक मौतें हुई थी, लाखों लोग बेघर हो गए थे। वैसी स्थिति ना हो, इसके लिए नीतीश कुमार अलर्ट मोड में हैं और सभी जिला अधिकारियों के साथ सीएम ने मीटिंग की है। वक्त के पहले तैयारियों का निर्देश दिया है और 13 मई को नीतीश सुपौल गए थे और सुपौल में फिजिकल सेंटर का भी उन्होंने जायजा लिया था। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात महादेव पर छिड़े महाभारत की। ज्ञानवापी से शिवलिंग का एक वीडियो सामने आने का दावा किया गया और यह विवाद बवंडर में तब्दील हो गया। अब विवाद से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ती जा रही है। लेकिन विपक्ष अब भी चुप है
और ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि इतनी खामोशी क्यों है। ज्ञानवापी को लेकर अपनी अपनी बात। ये तो वुजू खाना है छत के ऊपर और उसमें फव्वारा फाउंटेन बना हुआ है। दूसरा वीडियो भी वायरल, जारी है विवाद। लोअर कोर्ट ने बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिया सुनने कि आपने ऑर्डर पास कर दिया। गुरुवार को फिर सुनी जाएगी फरियाद। कल के लिए तिथि नियत ही है और उस पर आशा है कि सुनवाई होगी। मिल गए भोले, विपक्षी नहीं बोले। कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा नहीं बोलेंगे, क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? लक्षण बता रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी। एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए इन दो तस्वीरों को। पहली तस्वीर है शिवलिंग की। वाराणसी की ज्ञानवापी के वजूखाने के अंदर से यह शिवलिंग की तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह एक प्राचीन शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे एक फव्वारा बताया जा रहा है। गुरुवार को मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाने वाली है, जिस पर सुनवाई होनी है। इस बीच ज्ञानवापी से एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस नए वीडियो में देखा जा सकता है कि आगे के कुएं की दीवारें नजर आ रही हैं। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इस कुएं में आखिर क्या है, लेकिन इसे भी मंदिर से जोड़ते हुए वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो भी वजूखाने का ही बताया जा रहा है। बुधवार को भी इस मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से अब इस केस पर गुरुवार को सुनवाई होगी, जबकि कोर्ट ने गुरुवार को ही ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल करने के आदेश दे रखे हैं। इधर हिंदू पक्ष की तरफ से दो नई मांगे भी रखी गई हैं। पहली मांग, जहां शिवलिंग मिला है उसके नीचे तहखाने का सर्वे हो। दूसरी मांग, अगर वो फव्वारा है तो वाटर सप्लाई दिखाएं। साथ ही ये सवाल भी उठाया गया कि अगर वो फव्वारा ही है तो फिर प्रतिवादी पक्ष को जांच पर ऐतराज क्यों है। सवाल कई और भी उठाए जा रहे हैं। मसलन इस विवाद को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बार बार विपक्षी दलों पर उंगली उठा रहे हैं। कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा नहीं बोलेंगे, क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? ओवैसी के इस सवाल के बाद विपक्ष ने भी बोलने में देर नहीं की और इस पूरे मुद्दे को सुनिए क्या करार दे रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का इसलिए उछाला गया, ये स्मोक स्क्रीन है। जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल कहा जाए कि सोची समझी साजिश है। इधर बीजेपी की तरफ से भी बड़े नेता फिलहाल चुप है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता समेत कई नेता उसे शिवलिंग बताने से परहेज नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि विपक्षी दल अपने कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। तुष्टीकरण के तीर का वार, विपक्ष नहीं होना चाहता बार बार शिकार। दरअसल इसी साल गुजरात समेत कई और प्रदेशों में चुनाव की संभावना है। ऐसे वक्त पर विपक्ष बीजेपी को कोई और बड़ा मुद्दा नहीं देना चाहता, क्योंकि ये मामला भी शिव से जुड़ा है, जो करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं। मतलब साफ है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स का खतरा भी पूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो ज्ञानवापी विवाद की पूरी बहस एक कानून के इर्द गिर्द टिकी हुई है। उस कानून का नाम है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह समझना जरूरी है कि आखिर उस एक्ट में क्या है जिस पर मुस्लिम पक्ष इतना जोर दे रहा है। तो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उपासना स्थलों को बदले जाने से रोकता है। पहली बात, एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल जिस धार्मिक रूप में थे वो बरकरार रहेंगे, यथावत रहेंगे। यानी आजादी के वक्त अगर कोई मस्जिद थी तो बाद में उसे बदलकर मंदिर या चर्च या फिर गुरुद्वारा नहीं किया जा सकता। यह कानून 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया। अगर यह सिद्ध भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। एक बात और कि अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप
एक्ट के कोई प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात राज्यसभा के रार की। राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट को लेकर आरजेडी के भीतर मनमुटाव देखने को मिल रहा है। मीसा भारती का नाम तो तय माना जा रहा है, लेकिन दूसरा नाम कौन होगा, इसे लेकर सिर्फ फुटअव्वल जारी है। मीसा भारती का नाम लगभग तय है। देखिए, इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। मीसा भारती का नाम लगभग तय है। देखिए, इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। सुना आपने, ये संशय वाले बोल हैं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के राजनीतिक वारिस और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के। आरजेडी में तेजस्वी लालू प्रसाद के बाद सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन जब तेजस्वी से मीसा भारती के राज्यसभा की उम्मीदवारी पर सवाल हुआ तो उन्होंने चुप्पी साध ली। फिर से सुन लीजिए तेजस्वी ने क्या कहा। मीसा भारती का नाम लगभग तय है। देखिए, इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। मीसा भारती का नाम लगभग तय है। देखिए, इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। अब एक और तस्वीर देखिए। मंगलवार को पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक का मकसद था राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करना। बैठक में राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप पहुंचे। तेज प्रताप के समर्थन में नारे भी खूब लगे, लेकिन तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह पटना में होने के बावजूद बैठक में शामिल नहीं हुए। बीजेपी के नवल किशोर यादव का कहना है कि आरजेडी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहां संसदीय बोर्ड का क्या काम। देखिए, वहाँ कोई संसदीय बोर्ड है नहीं, वो कोई पार्टी है नहीं, वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो संसदीय बोर्ड उसमें करेगा क्या? वो तो तय होगा कि कौन किसको देना है, कौन धन सेठ है, कौन पैसा वाला है, कौन ज्यादा दाम बीट करेगा। उसके आधार पर जहाँ टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो उसमें संसदीय बोर्ड क्या करेगा। राज्यसभा उम्मीदवारी पर आरजेडी के अंदर दिख रही खटपट पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ऐसे ही आरजेडी का नाश हो जाएगा। देखिए, उसमें आरजेडी में जो सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है, अभी तो एक इशू को लेकर के देर सवेर देखिएगा, यही स्थिति आरजेडी के नाश का कारण भी कभी बनेगी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से जब सवाल हुआ कि क्या राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी में मनमुटाव है, तो वो ऑल इज वेल कहकर डैमेज कंट्रोल करते दिखे। बिहार का नेता प्रतिपक्ष है और बिहार राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष है। अनेक काम करने पड़ते हैं, सारा इंतजाम, सब चीज यहाँ से किया हुआ है। कोई राष्ट्रीय जनता दल में जो थोड़ा सा विभेद दे रहा है, मैं उसको मूर्ख कह रहा हूँ। तेजस्वी नेता हैं, तेजस्वी नेता रहेंगे। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें एक सीट मीसा भारती की भी है। आज की स्थिति में आरजेडी अपने 2 सदस्यों को राज्यसभा भेजने में सक्षम दिख रहा है। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद की बेटी होने के नाते मीसा भारती का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जिस ढंग से तेजस्वी और जगदानंद सिंह ने दूरी बनाई, उससे तो यही लगता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे आखिरी फैसला आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आ गई वैशाली से, जहां छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ट्यूशन पढ़ाकर यह छात्रा लौट रही थी, तभी गोली मार दी गई। लालगंज ब्लॉक ऑफिस के पास की घटना है। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। हफ्ते भर में दूसरी छात्रा की भी हत्या की गई है। यह बड़ी खबर वैशाली से। लालगंज ब्लॉक के पास की घटना, अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी। क्यों मारी, इसका पता पुलिस लगाएगी। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई है। बड़ी खबर वैशाली से। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।